हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, फिर से आज हम नया टॉपिक लेके आए। एक मस्त टॉपिक रहने वाला है आज का। और टॉपिक का नाम होगा दोस्तों, आज बहुत ही एक ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों, जिसमें टॉपिक का नाम होगा आज लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स। आज थर्मोडाइनमिक्स में लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। सेकंड हम बात करने वाले हैं इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। थर्ड बात करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और डी बात करने वाले हैं, अगले स्टेप में बात करने वाले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। और ई वाले बात करने वाले हम एक लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, हेस लॉ पर। हेस लॉ क्या क्या चीज़ होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के हमारे यही टॉपिक्स हैं। और ये तीनों के तीनों पांचों के पांचों लॉज हमारे आते हैं थर्मोडाइनमिक्स से। जी हाँ, थर्मोडाइनमिक्स से क्लास 11 से टॉपिक्स हैं दोस्तों। आज का क्लास 11 का टॉपिक रहने वाला है लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो कि थर्मोडाइनमिक्स के चैप्टर से लिए गए हैं। तो दोस्तों, वन बाय वन आज हम इन पर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। क्या वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, एक एक लॉ पढ़ना है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप के लगातार कंटिन्यूसली देखिएगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। ओके दोस्तों, हम यही बिल्कुल इसी पैटर्न में चलेंगे। तो पहले क्या फर्स्ट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर जीरोथ, और फिर हमारा आएगा हेस लॉ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। थर्मोडाइनमिक्स तो दोस्तों ये क्या है, सबसे पहले इसका क्या स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किसके बारे में बताता है दोस्तों? ये बताता है एनर्जी के बारे में। और दिया किसने था? ये दिया था हेल्महोल्ट्ज ने दिया था। हेल्महोल्ट्ज ने एंड रॉबर्ट मेयर ने दिया था दोस्तों इसको, रॉबर्ट मेयर ने। ओके दोस्तों, किसने दिया था? हेल्महोल्ट्ज और रॉबर्ट मेयर ने। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, बट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यही है इसका कॉन्सेप्ट। क्या कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको ना खत्म किया जा सकता है, ना ही इसको क्या किया सकता है, क्रिएट किया जा सकता, बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर। तो ये बात कही गई है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है मेरे दोस्त, मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल मस्त पढ़ना। आज एक एक लॉ तुम्हारे दिमाग में बैठा के जाऊंगा। ओके दोस्तों, ओके। क्या होती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी क्रिएट भी नहीं होती, डिस्ट्रॉयड भी नहीं होती, बट क्या हो जाता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। किसने बताया? हेल्महोल्ट्ज और रॉबर्ट मेयर ने। किसके थ्रू? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के थ्रू ये बताया। और यही हमारा स्टेटमेंट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का। मैथमेटिकली तरीके से अगर हम बात करते हैं, मैथमेटिकली तरीके से इसको कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये क्या होता है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का मतलब ये है कि इसमें हीट है, और डब्ल्यू हमारा क्या हो गया? इसमें वर्क हो गया, वर्क डन लिख सकते हैं। और डेल्टा यू हमारा हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इनके बारे में भी दोस्तों हम सब डिस्कस करेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जब चेंज होगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा? U2 माइनस U1 होता है दोस्तों। चेंज की अगर बात आती है तो ये समझ लेना, चेंज का मतलब क्या हो रहा है कि U2 माइनस U1। डेल्टा T की अगर बात आएगी तो T2 माइनस T1, डेल्टा P की बात आएगी तो P2 माइनस P1। डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज।
इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो U2 माइनस U1 हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दूसरे वर्ड्स में, अगर हम कहें इन अदर वर्ड्स, क्या कि द एनर्जी, क्या दोस्तों, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड, इसके आगे लिख देता हूं दोस्तों इस चीज को, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो ये कहा गया है कि दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। क्या होती है दोस्तों आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी? एक आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट होती है। ओके, समझना है, एक एक चीज समझ के चलना है दोस्तों। बात करेंगे इसके बारे में, अगर एनर्जी चेंज नहीं होगी Q बराबर क्या होगा? 0 होगा। ओके, Q 0 होगा तो हमारा जब एनर्जी चेंज हो ही नहीं रही है, कुछ भी हीट चेंज नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में W भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देन फाइनली क्या होगा? डेल्टा U इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W, और ये भी 0 और ये भी 0, तो डेल्टा U हमारा क्या हो जाएगा? ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा दोस्तों। समझो, फिर से एक बार और बताता हूं कि क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज और रॉबर्ट मेयर ने दिया। इन्होंने ये बताया कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकती, बट एक चीज हो सकती है, क्या कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। ओके, मैथमेटिकली तरीके से अगर बताते हैं तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यही होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का। डेल्टा U का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q होता है हीट और W होता है वर्क डन। तो दूसरे वर्ड में हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, हमने क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा दोस्तों? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा होता है जिसके अंदर ना मैटर ट्रांसफर हो, मींस जिसमें एक मैटर एंड हीट, फिर से समझ लो, आइसोलेटेड क्या होगा? आइसोलेटेड वो सिस्टम होता है जिसमें सराउंडिंग एंड सिस्टम के बीच में क्या नहीं होता? मैटर और हीट, इनमें से कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। ना सिस्टम से सराउंडिंग में जाता है और ना सराउंडिंग से सिस्टम में आता है कोई भी मैटर, ना ही हीट ट्रांसफर होती है। ओके, इसमें हम बोल सकते हैं थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क का एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम का, उसमें हीट चेंज नहीं होगी, बाहर से भी नहीं जाएगी और अंदर से बाहर भी नहीं जाएगी और बाहर से अंदर भी नहीं आएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम होगा वो। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और जब एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो 0 बोलेंगे, वर्क डन भी 0 हो जाएगा। अगर Q 0 हुआ तो कोई काम हो ही नहीं रहा, तो W इज ऑल्सो इक्वल टू 0, देन इन दैट केस डेल्टा U इज इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों अगर समझ में आता तो प्लीज दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों हम कोशिश करेंगे आपके सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, क्योंकि दोस्तों इसीलिए हम यहाँ पर हैं। ओके दोस्तों, तुम चाहोगे जो जो मिलेगा तुम्हें वो। ओके दोस्तों, हर मोड़ पर हम आपको मिलेंगे, हर प्रॉब्लम जहाँ भी होगी आपको हम आपके साथ देंगे दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों अब सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ किसके बारे में बताता है दोस्तों? सेकेंड लॉ बताता है एंट्रोपी के बारे में। ओके, एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी एक्चुअली क्या होता है? डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस। ये डिग्री होती है जो किसी के पार्टिकल्स के रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को मेजर करती है। ओके, तो बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके, सेकेंड लॉ ये बताया व्हेन, ओके, सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ सिंपल, किस पर डिपेंड है? ये किस पर डिपेंड है दोस्तों? सेकेंड लॉ डिपेंड है एंट्रोपी पर, मींस दिस लॉ डिपेंड्स ऑन एंट्रोपी। एंट्रोपी, और एंट्रोपी क्या होती है? ये डिग्री, मेजर ऑफ डिग्री, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ randomness and disorderness, or we can say the disorderedness
कोई भी पार्टिकल्स के अंदर डिसऑर्डर जो होंगे, जितना डिसऑर्डरली होंगे या रैंडमनेस होंगी, उसी की डिग्री को मेजर करने वाली क्या कहलाती है, उसी को एंट्रोपी बोलेंगे। दोस्तों अगली क्लासेस में हम आगे कोशिश करेंगे किस पर डिस्कस करने का दोस्तों, जी हाँ, हम एंट्रोपी और इनके काफ़ी सारे बेसिक टर्म पर डिस्कस करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। ओके, तो क्या होगा, सेकंड लॉ क्या बताया, ये बताया व्हेन दिस इज द स्टेटमेंट दोस्तों, व्हेन अ स्पॉन्टेनियस reactions takes place, then the total entropy of the universe दोस्तों, universe is equal to the sum of the entropy of दोस्तों system and the entropy of surrounding दोस्तों, of surrounding। यही बताया गया कि कोई पूरे यूनिवर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी, मान लिया ये है सिस्टम है जिसमें रिएक्शंस होती हैं, और इसके बाहर का पूरा क्या कहलाता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है, और इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, यूनिवर्स कहा जाता है। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला के ही यूनिवर्स कहा जाता है। तो बात करते हैं इसमें क्या, कि ये बताया गया कि इस यूनिवर्स की टोटल जो एंट्रोपी होती है, इसमें जितना भी डिसऑर्डरनेस हो रहा है पूरे यूनिवर्स में, वो किसके इक्वल होगा, सिस्टम में हो रही एंट्रोपी और सराउंडिंग में हो रही एंट्रोपी, इन दोनों की एंट्रोपी के सम के इक्वल होता है। किसने बताया, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अब बात आती है स्पॉन्टेनियस की। स्पॉन्टेनियस क्या रिएक्शन होती है दोस्तों, स्पॉन्टेनियस एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसे किसकी कोई भी इनिशिएशन आउटर एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती, जो रिएक्शन अपने आप होती रहती हैं, जिन्हें किसी बाहर से एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती, अपने आप हो रही हैं जो रिएक्शंस, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो अपने आप होती हैं। तो जब कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो ये टोटल एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की, वो किसके इक्वल होती है, एंड सम के किसके, सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, इन दोनों की एंट्रोपी के सम के इक्वल होती है, किसकी, यूनिवर्स की एंट्रोपी। यही किसने बताया, ये बताया दोस्तों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, अगर मैथमेटिकली तरीके से इसको बताया जाए तो दोस्तों हम कहेंगे मैथमेटिकली तो ये है कि डेल्टा एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एंट्रोपी को, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू द डेल्टा एस व्हाट, सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग, एस यू डबल आर लिख रहे हैं दोस्तों हम सराउंडिंग को। ओके, ये क्या होता है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्या, कि डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग और सिस्टम, इन दोनों की एंट्रोपी के सम के इक्वल होती है हमारी यूनिवर्स की एंट्रोपी। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, समझ में आई। और हम एक बात और लिख देते हैं इसके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी दोस्तों बोलता हूँ कोई स्किप नहीं करना, क्योंकि एक एक चीज हम यहाँ पर बताते हैं। ओके, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज क्या होती है दोस्तों, पॉजिटिव होती है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है दोस्तों। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार वो रिपीट कर देता हूं, क्या कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो किसके सम की, सिस्टम की एंट्रोपी के सम और सराउंडिंग के, इन दोनों के एंट्रोपी के सम के इक्वल होती है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के ही बारे में बताया गया, नॉन स्पॉन्टेनियस में होती, क्योंकि इसमें
क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सिमम इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द स्पॉन्टेनियस। ओके, इसमें स्पॉन्टेनियस का जिक्र है, तो स्पॉन्टेनियस के बारे में ही बताया गया है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर क्या होगा दोस्तों कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी दोस्तों। कैसी होगी, पॉजिटिव। चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों बात करते हैं अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। दोस्तों अगर नहीं लिया स्क्रीनशॉट तो प्लीज वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी दोस्तों किस पर है, इसको किस क्या है, ये क्या, इसको किसने दिया था, इस लॉ को दिया था वाथर नस्ट ने, NERNST, नस्ट ने, वाथर नस्ट ने दिया था। ओके, इसको, इस लॉ को। ये भी किस पर डिपेंड है दोस्तों, एंट्रोपी पर ही डिपेंड है। पर एंट्रोपी किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी के ऊपर डिपेंड है। कोई भी अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्टेटमेंट आता है क्या, स्टेटमेंट ये आता है कि कोई भी अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जीरो टेम्परेचर पर, जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, तो उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी दोस्तों, अपोज होगी। अपोज का मतलब ये है कि वो जीरो होगी, ये मान सकते हैं कि उसकी एंट्रोपी पे कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा, ये भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी, तो लिख सकते हैं फॉर अ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, फॉर अ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, for a pure crystalline solid as the temperature at absolute zero, the entropy is opposed। ऑपोज्ड हम कह सकते हैं, और यहां हम कह सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, चेंज इन एंट्रोपी। अगर चेंज इन एंट्रोपी की बात आती है तो वो किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। फोर समझ लो, अगर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, समझ लो दोस्तों, एक एक चीज समझना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर कोई भी प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो अगर टेम्परेचर कितना है, एब्सोल्यूट जीरो है, जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी होगी वो अपोज्ड होगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, जीरो। क्योंकि जीरो टेम्परेचर पर उसमें कोई भी रैंडमनेस नहीं होगा, उसके पार्टिकल्स के अंदर कोई भी रैंडमनेस नहीं होगा। अभी हमने बताया था जो रैंडमनेस की डिग्री को मेजर करता है वो एंट्रोपी होती है। तो जब टेम्परेचर ही जीरो है तो पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेंगे, कुछ भी, बिल्कुल भी पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेंगे। जब वाइब्रेट ही नहीं करेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ऑर्डरनेस डिसऑर्डरनेस नहीं होगी। ओके ना, तो यही है कि अगर हम अपनी तरफ से कहा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि कोई भी सॉलिड परफेक्टली क्या नहीं होता, परफेक्टली क्रिस्टल नहीं होता, और परफेक्टली कोई भी कहता है कि एंट्रोपी में चेंज जीरो कभी भी नहीं होगा। दोस्तों बात करेंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग, हम ये मान लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जीरो टेम्परेचर पर है तो उसकी एंट्रोपी में चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी। अगर बात करें लिमिट की बात, लिमिट s टू जीरो, लिमिट लिया जाता है तो लिमिट s टेंड्स टू जीरो, तो हम कहते हैं कि डेल्टा t इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अगर जीरो पर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर अगर हमने माना गया t जीरो ले लो, t पर अगर जीरो है, टेम्परेचर जीरो होगा तो उसकी एंट्रोपी भी दोस्तों क्या होगी, जीरो होगी, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बार और समझ लेते हैं, थर्ड लॉ ऑफ वाथर नस्ट ने दिया था, किसके ऊपर डिपेंड है, एंट्रोपी पर। वो किसकी एंट्रोपी, किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो ये बताया गया कि प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, तो उसके अंदर चेंज इन एंट्रोपी भी कितनी होती है, जीरो होती है। ओके, तो कहें कि टेम्परेचर जीरो होगा तो एंट्रोपी भी कितनी होगी, जीरो होगी। तो दोस्तों चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर लगता है कि समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों हम आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे, जरूर देंगे दोस्तों।
ओके, आई होप कि आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों बात करेंगे अब अगले वाले लॉ की, और अगला लॉ हमने बताया था किसका था, ये क्या था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कि फर्स्ट हो चुका, सेकंड हो चुका, थर्ड हो चुका, अभी हमारा दोस्तों आता है फोर्थ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। दिस लॉ, सबसे पहले बात, दिस लॉ was put forward, this law was put forward after the forwarding of first and second law of thermodynamic, and second law of thermodynamic के बाद आया था ये, क्या था ये लो, इस लो को ये आया कब था, ये जब फर्स्ट और सेकंड लो जब आ गया था थर्मोडायनेमिक का, उसके बाद आया ये लो, उसके बाद आया। और क्या बताया गया इसने दोस्तों ये बताया कि इफ टू ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्टेटमेंट, इफ ईच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, इफ ईच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स is in thermal equilibrium with the third object, then they are also in thermal equilibrium. So in thermal equilibrium with each other। दोस्तों इसे भी वो भी कह सकते हैं संगति का नियम, क्योंकि हम जिसके साथ रहते हैं, अगर माना क्या है, समझ लो, देखो A है, B है और C है, ओके। अगर ये दोनों, समझो भाई, अगर ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में, ये चोरी करता है, ये भी चोरी करता है, बट ये चोरी नहीं करता, समझो, दोनों चोरी करते हैं और ये चोरी नहीं करता। अगर ये माना इनका रिलेशन इसके साथ होगा, समझो, अगर ये दोनों चोरी करते हैं बट ये चोरी नहीं करता, और इसका रिलेशन अगर इसके साथ होगा और इसका भी रिलेशन अगर इसके साथ होगा, तो कुछ समय के बाद ये भी क्या करने लगेगा, चोरी करने लगेगा। दोस्तों क्या करने लगेगा, चोरी करने लगेगा। तो वही बताया गया है कि अगर इफ ईच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो ऑब्जेक्ट में से अगर एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरी ऑब्जेक्ट के साथ, इन दोनों में से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके साथ, ये और ये दोनों क्या है, इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो ये क्या होंगी, सारे की सारी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी एक दूसरे के साथ। यही बताया गया है कि अगर A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और ये C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम शो करती हैं, रहें इसके साथ में, तो कुछ समय के हम ये कहेंगे कि सारी की सारी क्या हो जाएंगी, फिर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं, इस लॉ को हम एक और नाम बोलते हैं, इस लॉ को क्या भी जाता है, लॉ ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या भी कहा जाता है, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी इसको दोस्तों कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एक एक चीज ध्यान रखना है, कुछ नहीं छोड़ना। ओके, बिल्कुल समझ के चलो दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ना, एक एक पॉइंट क्लियर करना है, क्योंकि ये पांच जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, पांचों के पांचों लॉ बहुत ही ज़्यादा एक अहमियत रखते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। और दोस्तों पक्का डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। समझ लेते हैं फिर से जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है। दोस्तों कुछ ही समय में हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पर फोकस करेंगे। ओके, हाँ, और हम बीच बीच में केमिकल बॉन्डिंग से भी लेके आएंगे टॉपिक्स। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन का दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगर दोस्तों बेल आइकन होगा तो आपके पास कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहेगा और हमारी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे और आपका कोई लॉस भी नहीं होगा दोस्तों, और आपको सारा केमिस्ट्री वर्ड लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएगा।
जीरोथ लॉ की बात करते हैं तो इस लॉ ये कब आया था, ये फर्स्ट और सेकंड लॉ जब आ गया था उसके बाद आया ये, और इसके ने ये बताया कि अगर इफ़ ईच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट अगर इनमें से ये भी इसके और ये भी तीसरी ऑब्जेक्ट के साथ, इफ़ ईच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड ऑब्जेक्ट, दोनों में से अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो क्या होंगी, ये सारी की सारी हम क्या बोल सकते हैं, फिर ये तीनों की तीनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। यही किसने बताया, जीरोथ लॉ में बताया गया, और इसको लॉ ऑफ टेम्परेचर या लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं दोस्तों। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब हम लास्ट वाला लॉ डिस्कस करने वाले हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, आई होप कि आपने ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। यहाँ पर बात करेंगे अब आगे वाले लास्ट लॉ की आज की। ओके दोस्तों, बात करेंगे हेस लॉ, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन ऑफ हीट। पूरा नाम इसका ये है, समेशन ऑफ हीट। तो सिंपल सी बात ये आएगी इसमें कि समझते हैं, अगर माना कोई रिएक्शन ए से लेके डी तक हो रही है, ए प्रोडक्ट था और रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट बना रहा है डी, बट एक स्टेप में ये रिएक्शन नहीं हो रही। ओके, समझना है बिल्कुल एक एक चीज। ए रिएक्टेंट था, ए से डी बन रहा है, और ए से डी बनने के लिए इस रिएक्शन में कितने स्टेप आ रहे हैं दोस्तों, 3 स्टेप में हो रही है। सबसे पहले ए से बी होगा, फिर बी से सी बनेगा, और फिर दोस्तों सी से क्या बनता है, डी बनता है। तो इसमें कितने स्टेप आ गए, तो दोस्तों ये पहला स्टेप आ गया, ये दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया। ओके, क्लियर ना, इतना समझ में आया होगा। जब ए टू बी आया तो इसमें कुछ ना कुछ हीट चेंज हुआ, बी से सी आया इसमें भी हीट चेंज हुआ, और सी से डी आया इसमें भी हीट चेंज हुआ। माना इसके अंदर कोई इंथैल्पी चेंज हुई और इसको हमने मान लिया डेल्टा H1। फर्स्ट इंथैल्पी यहाँ पर चेंज हुई, सेकेंड इंथैल्पी हुई डेल्टा H2, और यहाँ पर अगर ये आई तो डेल्टा H3। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ से यहाँ तक जो हीट चेंज हुई है, तो यहाँ पर हमने कहा गया है, एक बार ये लिख दिया है हमने यहाँ पर कि क्या 3 स्टेप में हुई, और इसकी ओवरऑल हीट इंथैल्पी कितनी है, डेल RH ये करके है। ओके, तो अब सिंपली दोस्तों वन लाइनर अगर लिखेंगे तो ये बताया गया, हीट लॉ ऑफ समेशन मीन्स अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ डिफरेंट स्टेप्स एंड द enthalpy also change in the different steps. So the total enthalpy change during the chemical reaction, total enthalpy change during the chemical reaction is equal to the sum of all the enthalpy changes during the different steps. समझ लो, ये है कि हमने कहा गया कि A से D में जितने अमाउंट में इंथैल्पी चेंज हुई, जितने अमाउंट में इंथैल्पी चेंज हुई वो किसके इक्वल होती है, कि अलग अलग स्टेप में हुई इंथैल्पी के सारी सम के इक्वल। देखो क्या, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 एंड प्लस डेल्टा H3। अगर कोई रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है और पहले स्टेप में इतना इंथैल्पी चेंज हुआ, दूसरे में इतना हुआ और तीसरे में इतना हुआ, तो ओवरऑल इक्वेशन में कितना इंथैल्पी चेंज हो रहा है, डेल RH। तो डेल RH किसके इक्वल होगा, इन डिफरेंट स्टेप में हुई इंथैल्पी के चेंज के सब के सम के इक्वल होगा। क्योंकि ये वाली डेल H किसके बताती है, ये फर्स्ट स्टेप को बताती है, फर्स्ट स्टेप को, ये सेकेंड स्टेप की इंथैल्पी को बताती है, और ये बताती है दोस्तों थर्ड स्टेप के बारे में बताती है। तो ये अगर पहले स्टेप में इतनी इंथैल्पी चेंज हुई, दूसरे में इतनी और तीसरे में इतनी, तो टोटल कितनी इंथैल्पी चेंज हुई इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में टोटल इंथैल्पी जो चेंज हुई इन डिफरेंट स्टेप में हुई इंथैल्पी के चेंज सभी इंथैल्पी के चेंज के सम के इक्वल होती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या, कि जितनी भी पूरी या ए से डी तक इंथैल्पी चेंज हुई वो किसके, ए से बी में जितनी हुई, बी से सी में जितनी हुई, सी से डी में जितनी हुई, इन सभी इंथैल्पी के सम के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। और यही दोस्तों क्या होता है, इसी चीज को हम बोलते हैं, इसी लॉ को बोलते हैं हेस लॉ बोला जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों,
हेस लॉ कहा जाता है, जिसका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका यही है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दोस्तों इसका यही दिया हुआ है, डेल आर एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। आई होप कि आज दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी, मिलते हैं अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़बरदस्त तरीके से कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो डेली आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।